नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं साइबर सुरक्षा हेतु श्वेत पत्र रिपोर्ट, पहला भाग, अवांछनीय कॉल एवं निजता हनन। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरी तरह आप भी मोबाइल पर आने वाली अकारण अवांछनीय कॉल से बुरी तरह से त्रस्त हैं। ये अवांछनीय कॉल करने वाले दिन आरंभ होते ही असमय आपको परेशान करना आरंभ कर देते हैं। सुबह शाम उठते बैठते, सोते जागते, भोजन के समय, वाहन चलाते समय, रात को 9 बजे सोते से जगाकर उनकी धृष्टता जारी रहती है। Congratulations, your profile has been pre-approved for the loan of ₹5 lakh. Complete your application by clicking on the link sent by SMS after this call. आप कल्पना कीजिए, यद्यपि आपने ना तो किसी से ऋण मांगा, ना किसी बैंक अथवा NBFC में ऋण के लिए आवेदन किया, तो भी आपको दिन में कई बार इस प्रकार की रिकॉर्डेड कॉल आती हैं। रिकॉर्डेड संदेश सुनाने के बाद कॉल स्वतः कट जाती है। इसके पश्चात आपको SMS प्राप्त होता है जिसमें केवल संदेश व लिंक होता है। कॉल करने वाले व्यक्ति अथवा कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। कॉल करने वाला पूरी तरह से गुप्त रहता है। यदि आपने लिंक पर जाने का प्रयास किया तो परिणाम यह होगा कि कॉलर के विषय में जानने की अपेक्षा आप अपने विषय में और अधिक जानकारियां दे बैठेंगे, किंतु आप कर कुछ नहीं पाते। आप कॉल को रोक पाने अथवा अन्य कोई कार्रवाई कर पाने में स्वयं को असहाय स्थिति में पाते हैं। आप नंबर ब्लॉक करते करते थक जाते हैं और ब्लॉक नंबर की सूची बढ़ती जाती है, परंतु नए नए नंबर से कॉल अनवरत रूप से आती रहती। आपने अपने नंबर पर DND सक्रिय करवा रखा है, तदपि उसका कोई प्रभाव नहीं होता और अवांछनीय कॉल निर्बाध रूप से आती हैं। आप मोबाइल कंपनी में, दूरसंचार विभाग, नियामक प्राधिकरण सब जगह शिकायत कर चुके हैं, किंतु कोई कार्रवाई नहीं होती और अवांछनीय कॉल आपका जीवन कष्टमय बना देती है। आरंभ में तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमें इनकी मात्र उपेक्षा करनी चाहिए, किंतु वास्तविकता कुछ और होती है जिसकी सामान्यतः किसी ने कल्पना नहीं की होती। अपनी निजता को गंभीरता से लीजिए, अन्यथा आज आप इसकी उपेक्षा करेंगे तो कल आप किसी साइबर फ्रॉड अथवा अपराध के शिकार हो सकते हैं। आप स्वयं को कितना ही बड़ा विशेषज्ञ मानते हो, आपको बाद में आभास होगा कि आप अत्यधिक आत्मविश्वास कर बैठे। अतः अवांछनीय कॉल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। विचार कीजिए, आप क्या सोचते हैं कि आपको ये कॉल क्यों आ रही है? इससे किसे क्या लाभ होता है? अवांछनीय कॉल आपको क्या क्षति पहुंचा सकती है? आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक है, UPI, आधार, वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, ईमेल, व्यवसाय आदि से जुड़ा है। मित्रों और संबंधियों को तो आप किसी प्रकार सूचित भी कर दें, परंतु इन सभी खातों और संसाधनों में नंबर बदलना न केवल अत्यंत लंबी और जटिल प्रक्रिया होने वाली है, बल्कि निश्चित ही आपको बहुत बड़ी आर्थिक क्षति भी हो सकती है। ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के उपरांत आपको अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि यह विषय केवल अवांछित कॉल तथा निजता के हनन तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेकों विषय इसके साथ गुंथे हुए हैं। यह श्वेत पत्र रिपोर्ट का पहला भाग है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अधिक स्पष्टता और विषय रुचिकर होता जाएगा और आगामी भाग यथासंभव संक्षिप्त रखे जाएंगे। यह श्रृंखला अभी आगे जारी रहेगी। हम आपके समक्ष जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं, अपितु श्वेत पत्र रिपोर्ट है, जो विशेषज्ञों द्वारा ठोस तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर गहन शोध का परिणाम है। हमने पूरे मनोयोग, निष्ठा और समर्पण के साथ साथ कठिन परिश्रम, बौद्धिक क्षमता और समय का निवेश करते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया है। कृपया इसे अपना अनमोल समय देते हुए ध्यानपूर्वक देखें। निकट भविष्य में भारतवर्ष के साइबर स्पेस सुरक्षा हेतु एक ठोस आधार प्रदान करने में इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पुनश्च अभी ये केवल पहला भाग है। आपने दूरसंचार कंपनियों एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया आदि की छल कपटपूर्ण शिकायत निवारण प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त किया होगा। आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं किस प्रकार ग्राहक को चतुराई से उलझाकर शिकायतों का समाधान किए बिना बंद किया जाता है। अपनी शिकायत के लिए एक उपभोक्ता की तरह सामान्य प्रक्रिया अनुसार हमने जियो की ग्राहक सेवा को फोन किया। IVR संदेश हमें बताता है
सुनिश्चित करें कि आपका फ़ोन नवीनतम सॉफ्टवेयर द्वारा अपडेट किया गया है। आपके दैनिक डाटा कोटा इतना है, उसमें इतना डाटा शेष है, आपका प्लान फलाना है और फलानी तिथि को एक्सपायर होगा, हमारा मेनू विकल्प बदल गया है, कृपया ध्यान से सुने, 1 दबाएं, 2 दबाएं, स्टार दबाएं, हैश दबाएं। 5-10 मिनट पिछले मेनू में, मुख्य मेनू में इधर उधर घुमाने का खेल खिलाकर आपके धैर्य की परीक्षा ली जाती है। और अंत में हमारे सभी प्रतिनिधि अन्य ग्राहकों की सेवा सहायता में व्यस्त हैं, कृपया लाइन पर बने रहें। ये मेनू के विकल्प बार बार क्यों बदले जाते हैं? ताकि उपभोक्ता उसे याद ना कर सके, हर बार मेनू विकल्प सुनकर समय नष्ट करे और शिकायतों की संख्या कम की जा सके। अंततः 1 दबाएं, 2 दबाएं आदि का पहला राउंड पार करते हुए जियो केयर प्रतिनिधि तक पहुंचने में सफल हो गए तो अगले राउंड में जियो केयर की शिकायतकर्ता की पुष्टि करने के लिए ये निजी जानकारियां चाहिए। मोबाइल नंबर, आपके पिता का नाम, जन्म तिथि। प्रश्नों की सूची और भी लंबी हो सकती थी। उनका आभार है कि शिकायत दर्ज करने के लिए केवाईसी के लिए नहीं कहा। पिता का नाम और जन्म तिथि क्यों चाहिए? क्या शिकायत के लिए कॉल करना धन के लेन देन से अधिक संवेदनशील है? अपने मोबाइल से कॉल की गई है तो पुष्टिकरण के लिए यही पर्याप्त होना चाहिए। आईवीआर पर लंबी प्रतीक्षा और पुष्टि के अनेक प्रश्नों के बाद जियो केयर प्रतिनिधि हमें बताता है कि आप डीएनडी की शिकायत के लिए माई जियो ऐप के माध्यम से करें और हमें निर्देश देता है कि माई जियो ऐप में किस प्रकार डीएनडी की शिकायत की जा सकती है, किंतु कॉल के माध्यम से शिकायत दर्ज नहीं की जाती। ऐसा क्यों? इस पर चर्चा किसी अन्य भाग में होगी। हालांकि इसके पीछे गंभीर खेल चल रहा है। कुछ समय बाद जियो की ओर से एसएमएस प्राप्त हुआ। हम आपका फीडबैक जानने को उत्सुक हैं। कृपया इस लिंक पर क्लिक करके अपना फीडबैक प्रदान करें। शिकायत दर्ज की नहीं, ग्राहक अपना समय नष्ट करके फीडबैक दे, जबकि फीडबैक का सबमिट बटन निष्क्रिय, दोषपूर्ण। वास्तव में फीडबैक प्रक्रिया केवल एक नाटक है। अंततः हमने उस फीडबैक फॉर्म का यथावत स्क्रीनशॉट लेकर जियो केयर को ईमेल के माध्यम से भेजा कि फीडबैक का तमाशा बंद करें। 2 सप्ताह तक ईमेल संवाद करने और जियो के झूठ कुतर्क छल कपट से संघर्ष के बाद हमें एसएमएस प्राप्त हुआ कि आपकी शिकायत का समाधान कर दिया गया है एवं शिकायत बंद कर दी गई, जबकि अवांछित कॉल निर्बाध रूप से आ रही थी। संदेश ईमेल से नहीं बल्कि एसएमएस से भेजा गया। ऐसा क्यों? चतुराई के साथ संवाद के माध्यम को बदला गया। क्यों? यह हम आगे बताएंगे। समाधान क्या किया, यह जानने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा। समाधान जानने के लिए वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी जनरेट कीजिए, वेबसाइट से फिर मोबाइल की ओर दौड़िए, ओटीपी देखिए, फिर वेबसाइट की ओर दौड़िए, ओटीपी डालिए, फिर वहां आपको आपकी शिकायत का समाधान दिखेगा। इतना लंबा चक्कर क्यों घुमाया जा रहा है? जब संवाद ईमेल से चल रहा था तो ईमेल से ही समाधान का विवरण क्यों नहीं भेजा गया? ईमेल भेजी जाती तो वह उपभोक्ता के पास रिकॉर्ड होगा। अभी रिकॉर्ड कहां पर है? जियो की वेबसाइट पर। हमने तत्काल अपीलेट अथॉरिटी को कठोर संदेश भेजते हुए ईमेल भेजी। 48 घंटे के भीतर आपके द्वारा किए गए समाधान और कार्रवाई से हमें अवगत कराएं। ग्राहक के हितों की अवहेलना करते हुए दायित्वहीनता से आपने समाधान के बिना शिकायत बंद करके मुझे आपके विरुद्ध कार्रवाई के लिए विवश किया है। मैं जियो को कठोर चेतावनी देता हूं कि ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई के साथ साथ सोशल मीडिया, मेरे ब्लॉग तथा यूट्यूब चैनल पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। संवाद की प्रक्रिया जो कि ईमेल के माध्यम से चल रही है, आप उसे एसएमएस अथवा किसी अन्य माध्यम पर ले जाकर पटरी से उतारने के प्रयास न करें। 10 अक्टूबर को जियो की ओर से ईमेल प्राप्त हुई, इस बार नई नौटंकी के साथ, नए बहाने के साथ कि आपके द्वारा अवांछित कॉल के जिन नंबर का विवरण दिया गया वे इनवैलिड है। यह जियो के द्वारा सफेद झूठ, छल कपट और निर्लज्जता की पराकाष्ठा थी, जबकि हमने जियो के कॉल हिस्ट्री स्क्रीनशॉट साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए थे। हमने पुनः जियो को कठोर चेतावनी देते हुए ईमेल संवाद जारी रखा। अंततः जियो की ओर से ईमेल उत्तर प्राप्त हुआ।
आपकी शिकायत को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के प्रावधान TCC CPR 2018 के नियमों के अंतर्गत संचालित किया गया। प्रावधान के अनुसार ऑफेंडिंग सेंडर के विरुद्ध OAP अर्थात ओरिजिनेटिंग एक्सेस प्रोवाइडर द्वारा कार्रवाई की जाती है एवं आपकी शिकायत OAP को भेज दी गई है। नियमों के अनुसार अवांछनीय कॉल करने वाले को स्पष्टीकरण हेतु अवसर दिया जाता है। यहां विशेष ध्यान दीजिएगा, नियमों के अनुसार अवांछनीय कॉल करने वाले को स्पष्टीकरण हेतु अवसर दिया जाता है तथा जांच के बाद कार्रवाई की जाती है। आप आश्वस्त रहें कि आपकी शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि आपको पुनः अवांछनीय कॉल आती है तो पुनः शिकायत प्रस्तुत करें। आप देखिए किस चतुराई से ईमेल में तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हुए एक जटिल उत्तर देकर उपभोक्ता को छलने का प्रयास किया गया। ऑफेंडिंग सेंडर कौन है? OAP ओरिजिनेटिंग एक्सेस प्रोवाइडर कौन है? अब हम स्पष्ट करके बताएंगे। डियर जियो, आप ये कहना चाहते हैं कि ऑफेंडिंग सेंडर अर्थात अवांछनीय कॉल करता एक आतंकी है। अवांछनीय कॉल अर्थात आतंकी गतिविधियां सीमा पार से संचालित हो रही हैं। OAP ओरिजिनेटिंग एक्सेस प्रोवाइडर अर्थात अवांछनीय कॉल करता की सेवा प्रदाता कंपनी जिसके नेटवर्क से अवांछनीय कॉल आ रही है, अर्थात इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क जिसकी धरती से आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। और आप ये कहना चाहते हैं कि नियमानुसार आतंकी को स्पष्टीकरण हेतु अवसर दिया जाएगा, पड़ोसी मुल्क जांच करेगा और पड़ोसी मुल्क जांच के पश्चात कार्रवाई करेगा। और आप ये कहना चाहते हैं कि आतंकी के विरुद्ध कार्रवाई तथा आतंक रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। डियर जियो, मुझे पड़ोसी मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस पर निर्भर नहीं हूं, ना मुझे उस पर विश्वास है। यदि पड़ोसी मुल्क कार्रवाई नहीं करे तो मुझे बताइए कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करनी चाहिए। डियर जियो, 2 नवंबर को ईमेल के माध्यम से आपसे जानकारी मांगी गई थी। अवांछनीय कॉल करने वाला अर्थात ऑफेंडिंग सेंटर अर्थात आतंकी कौन है? ओरिजिनेटिंग एक्सेस प्रोवाइडर अर्थात अवांछनीय कॉल करने वाले का दूरसंचार सेवा प्रदाता अर्थात आतंकियों को सीमा पार आतंकी गतिविधियां संचालित करने के लिए अपनी धरती के उपयोग की अनुमति देने वाला पड़ोसी मुल्क कौन है? आपके द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट तथा कार्रवाई रिपोर्ट प्रदान करें। आपने अभी तक हमें यह जानकारी प्रदान नहीं की है। अपील प्राधिकरण अपेलेट अथॉरिटी का नंबर 1800-889-3999 पर कॉल करने पर IVR संदेश क्या सुनाई देता है? वेलकम टू जियो, हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 2। मोबाइल संबंधित कंप्लेंट के लिए 1 दबाएं। गीगा फाइबर कंप्लेंट के लिए 2 दबाएं। जियो में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और कॉल जियो की ओर से डिस्कनेक्ट। यदि आप जियो ग्राहक हैं तो आप भी अपील प्राधिकरण को इस नंबर पर कॉल करके देखिए। क्या ट्राई को इस सब की जानकारी नहीं है? यदि नहीं है तो अब ट्राई को भी यह रिपोर्ट देख लेनी चाहिए और समस्त भारत के मोबाइल उपभोक्ताओं को आभास दिलाना चाहिए कि ट्राई जीवित है। जियो के लिए सार्वजनिक संदेश। डियर जियो, इस वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से मैं सार्वजनिक रूप से आपको संदेश दे रहा हूं। हमारी जांच बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें आतंकी संगठनों, उनके ठिकाने, प्रशिक्षण शिविर, उनकी गतिविधियों के तरीके, उनके आश्रयदाता, सहयोगी आदि की हम व्यापक जांच कर चुके हैं। आप कार्रवाई करते तो अच्छा होता, किंतु दुर्भाग्यवश ऑफेंडिंग सेंडर व ओरिजिनेटिंग एक्सेस प्रोवाइडर के प्रति आपके हृदय में वात्सल्य उमड़ रहा है। यह रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने तक मुझे अभी भी अवांछनीय कॉल आ रही हैं। अतः मुझे मेरी निजी, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, साइबर सुरक्षा संबंधी
तथा हर प्रकार से मेरे हितों की रक्षा हेतु सर्जिकल स्ट्राइक करने का पूर्ण अधिकार है। मेरा मोबाइल बैंक खाते, आधार, वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, व्यवसाय तथा अनेक अन्य संसाधनों से जुड़ा है। अतः मेरे मोबाइल पर सेवाएं बंद होने की स्थिति में, OTP के प्राप्त न होने पर, वित्तीय हस्तांतरण बाधित होने की स्थिति में, नंबर किसी अन्य को दिए जाने की स्थिति में, किसी प्रकार के फ्रॉड अथवा कोई खाता हैक हो जाने की स्थिति में व्यावसायिक हानि के लिए आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। ट्राई, DOT, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सभी बैंक, RBI, NPCI, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार की संस्था, गृह मंत्रालय, साइबर सेल विभाग। आप सभी को भी, अन्य सभी संस्थानों को भी यह संदेश दे रहा हूं कि आप सब भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे। मित्रों, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अपना मोबाइल किसी अन्य कंपनी में पोर्ट करेंगे तो क्या होगा? आसमान से गिरा, खजूर में अटका। कहां से पलायन करेंगे? निजता विख्यात प्रभावशाली व्यक्ति की हो तो राष्ट्रीय चिंतन का विषय, निजता सामान्य व्यक्ति की हो तो निर्धन की जोरू, सबकी भाभी। भाग 2 में हम चर्चा करेंगे निजता के साथ दुर्व्यवहार, निजी सामाजिक वित्तीय एवं साइबर सुरक्षा के साथ खिलवाड़, संबंधित गिरोह और उनके काम करने का ढंग। अवांछनीय कॉल करने वाले कौन हैं? बैंक अथवा NBFC अथवा कोई अन्य कंपनियां अथवा विदेशी शक्तियां। मैं पुनः स्मरण करा दूं कि यह विषय केवल अवांछनीय कॉल एवं निजता के हनन तक सीमित नहीं है। अनेकों विषय इसके साथ गूंथे हुए हैं। यह केवल मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। यह श्वेत पत्र रिपोर्ट का पहला भाग है। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में हमारा बहुत श्रम एवं समय लगा है। आगामी भाग अत्यंत रुचिकर होंगे और यथासंभव संक्षिप्त रखे जाएंगे। यह श्रृंखला अभी जारी रहेगी। आगामी भाग आने तक आप इस पर गहन विवेचना एवं चिंतन करें कि कहां पर किस प्रकार से सामान्य जन की निजता की, आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा की अवहेलना हुई एवं मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया टिप्पणी में अवश्य बताएं। यह रिपोर्ट आपके लिए, मित्रों संबंधियों के लिए सहायक हो सकती है। आप इसे अवश्य शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित रूप से विभिन्न विषयों पर बहुत से वीडियो शीघ्र प्रकाशित होंगे। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका आभार। जय हिंद।